नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुनीर की और मुनीर की क्या ताकत किम जोंग जैसी हो गई है, ऐसा क्यों, वो हम आपको इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में हाल ही में हुआ संशोधन और दुनिया का ये ध्यान अब खींच रहा है। पाकिस्तान ने 27वें संविधान संशोधन के साथ ही अपने परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल आर्मी चीफ असीम मुनीर के हाथों में दे दिया है। इस संशोधन से ये अधिकार एक अकेले और बिना चुने हुए आर्मी अफसर के हाथों में आ गए हैं। ये नॉर्थ कोरिया के सिस्टम जैसा है, जहां स्ट्रैटेजिक हथियारों की कमान पूरी तरह से बिना किसी जवाबदेही वाले सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हमेशा इंडिया और सेंट्रिक रहा है। एक तरफ भारत की न्यूक्लियर हथियारों का पहले इस्तेमाल ना करने की पॉलिसी सिविलियन कंट्रोल में है, जिसमें आखिरी अधिकार प्रधानमंत्री और उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास है, और दूसरी ओर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान का बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। हालिया 27वां अमेंडमेंट पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी को पूरी तरीके से मुनीर में सेंट्रलाइज करता है और मुनीर नए नियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ के तौर पर अब इस्लामाबाद के 170 टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक WMD के बढ़ते स्टॉक की देखरेख के लिए नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का हेड है। और अब ऑपरेशन इसके अलावा स्ट्रैटेजिक अथॉरिटी के एक ही लीडर के पास है, यानी कि 27वां संशोधन पुराने ढांचे को पूरी तरीके से बदल देता है। इसमें NSC NCA जगह लेता है, उसके अलावा मुनीर के अधीन इसे कर देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को असीम मुनीर की मर्जी से सेना से पुरानी संस्था का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नियुक्त करने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मुनीर काफी समय से आर्मी का दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ था। भारत के साथ मई में हुए संघर्ष ने उसको एक मौका दे दिया, जिससे उसने लपक भी लिया और न्यूक्लियर हथियारों पर पूरा कंट्रोल रखने का उसका अंदाज सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं, ये उसकी इस सोच को भी दिखाता है कि आर्मी ही पाकिस्तान की रखवाली करता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब मुनीर के हाथों में हैं। पाकिस्तान का भारत से टकराव और असीम मुनीर की सोच किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इस पर कई लोगों की चिंता भी है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो अब स्थिति देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मुनीर की जो ताकत है वो बढ़ गई है। लेकिन मुनीर की ताकत बढ़ने से आखिर चिंता भी क्यों बढ़ रही है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से मुनीर के जो तमाम तरीके से जो कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में और भारत के खिलाफ, वो वाकई में सवालों के घेरे में है। 27वां संशोधन हुआ पाकिस्तान में, जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा देखिए इसमें NSC NCA जगह लेती है और ये SDPA को मुनीर के अधीन कर देता है, यानी कि SPDA को ये मुनीर के अधीन कर देता है। 27वां संशोधन पुराने ढांचे को पूरी तरीके से बदल देता है, यानी कि जो पुराना ढांचा था उसे बदला गया। अब इसके जरिए यानी कि जो नया संशोधन हुआ है उससे मुनीर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये SPDA को मुनीर के अधीन कर देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी। लेकिन इसी वजह से चिंता बढ़ी हुई है कि अगर ताकत इतनी ज्यादा मुनीर की बढ़ी है तो कहीं आने वाले दिनों में क्या, अब भारत के लिहाज से अगर देखें तो भारत के लिए क्या ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्यों, ये भी हम आगे समझने और जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब ये माना जा रहा है कि मुनीर की ताकत बढ़ने से कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले दिनों में भारत और इसके साथ साथ हो सकता है कि कई और जगहों पर भी देखने को मिले। और यही वजह मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं पावरफुल अब जेके आसिम मुनीर जो है वो अब हो गया है, क्योंकि संशोधन हुआ और संशोधन के बाद अब पूरी कमान पाकिस्तान की आर्मी सेना की अब किसके हाथों में है, आसिम मुनीर के हाथ में है। लेकिन इससे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या कोई खतरे की घंटी भी है और इसका किस तरीके से फायदा उठाएगा भारत को लेकर, ये भी हम आगे समझते हैं। हमारे साथ कर्नल TP त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। हम आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कर्नल TP त्यागी सर, ये जो ताकत अब बढ़ी है आसिम मुनीर की, और इसे देखिए माना यह जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इसका गलत इस्तेमाल भी आसिम मुनीर करे। लेकिन पहले जो मैं आपसे ये समझूंगी कि ताकत बढ़ने के बाद अब क्या हो सकता है पाकिस्तान में। देखिए, कल को क्या होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बीते हुए कल में क्या हुआ। अब बीते हुए कल में पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से हम बहुत सारे वो एक्शन नहीं ले पाए जो हम लेना चाहते थे। जैसे 26/11 के अटैक के बाद
हम कहते ही रह गए लेकिन हम बदला नहीं ले पाए। ऐसे ही जब 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, हमने ऑपरेशन पराक्रम में अपनी 3 लाख फोर्सेस पूरी तरह से मोबिलाइज कर दी, लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, लिहाजा वी हैव टू बी कॉशियस, नहीं कर पाए। कारगिल में 1999 में जीतने के बाद भी उनकी न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से हम उस जीत को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, यानी कि हमें मजबूरन भागते हुए पाकिस्तान के सिपाहियों को एक सेफ पैसेज देना पड़ा। अब ये बात तो थी तब जब वहां पे नेशनल कमांड अथॉरिटी थी, यानी कि एनसीए था। एनसीए को कौन प्रिजाइड करता था? वहां का सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। उसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, सिविलियन ऑफिसर्स भी थे। अब क्या हुआ है, अब उस एनसीए को चेंज करके उन्होंने नवंबर 2025 में बना दिया एक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एनएससी, यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। अब ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मुखिया कौन? वो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जनरल मुनीर। और मुनीर ने इसके साथ ये भी उसमें किया कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो ये अल्टीमेटली बनना चाहता है, और एट प्रेजेंट सीडीएस यानी कि सिविलियन आई मीन कमांड डिफेंस फोर्सेस का ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी ये हेड बन गया। पहले फील्ड मार्शल बना था, अब सीडीएस बन गया। तो इन्होंने कहा कि सीडीएस और प्रेसिडेंट को एक इम्यूनिटी होगी, यानी कि अगर वो गलती भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, तो बदनाम नहीं होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। अब आप विश्लेषण कीजिए कि अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर कमांड उस आदमी के हाथ में आ गई जो एक इलेक्टेड लीडर नहीं है, यानी कि जो अपने लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और उस आदमी के हाथ में आ गई जो न्यूक्लियर अटैक करने की बार बार धमकी देता रहा है। यानी कि ये एक वॉलेटाइल लीडर हो गया, जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है। और इसलिए ये खतरे की बात है। न्यूक्लियर आर्मामेंट शुड नेवर गो इनटू द हैंड of generally military and particularly volatile leaders like him or Kim Jong-un. So this is a serious matter and we have to look into it with the help of international community. बिल्कुल। लेकिन मैं अरविंद सर आपसे ये समझूंगी, अगर तीनों सेनाओं की कमान अगर एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो इससे आखिर क्या हो सकता है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और कितना प्रभावशाली इस वक्त मुनीर पाकिस्तान में है? देखिए, बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ हो सकता है, पर इससे पहले हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि किम जोंग उन और आसिफ मुनीर में कोई समानता नहीं है। इसकी मूल वजह यह है कि पाकिस्तान में जितना गैर प्रजातांत्रिक तरीके से आसिफ मुनीर साहब ने वहां की हुकूमत पे कब्जा किया है, किम जोंग उन के मामले में वैसा नहीं है, क्योंकि वहां पे एक मिनिमम पोलित ब्यूरो है। उसके बाद में एक वहां का सेटअप है, वो जो भी कम्युनिस्ट सरकारों के दौर में हुआ करता है, जो अभी भी कायम है वहां पे। तो वहां एक कम से कम जो मिनिमम एश्योर्ड डेमोक्रेसी है वो नॉर्थ कोरिया में है, पर पाकिस्तान के बारे में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक वह आदमी जो सेना का अफसर है, जिसको जनता का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, उसने जबरदस्ती गैर संवैधानिक तरीके से सारी की सारी जो ताकतें हैं वो अपने हाथ में कर रखी है। तो आसिफ मुनीर साहब का मामला बिल्कुल ही अलग है। और दूसरी बात ये कि यह होने से क्या होगा, जब ताकतें किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो इसका सबसे दुष्परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति कैसा है। अगर वह व्यक्ति अच्छा नहीं है तो इसके दुष्परिणाम होंगे, अगर वह व्यक्ति अच्छा है तो उसका ठीक होगा। जैसे कि राजशाही में होता था कि राजा अच्छा है तो प्रजा सुखी है, राजा अगर नाकाबिल निकल गया तो जनता के पास उसको हटाने का कोई मौका नहीं होता है। पाकिस्तान में हालात लगभग ऐसे ही हैं। और आसिफ मुनीर साहब के बारे में ये पक्का मालूम है कि वह एक कट्टरपंथी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा जो भारत के खिलाफ जो अपनी नौकरी के दौरान एक पूरा का पूरा काम किया है, तो इनसे किसी भी तरह से कोई बेहतरी की उम्मीद तो करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इनकी जितनी भी जो चीजें होगी
वो हमेशा भारत और खुद पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ होंगी। ये सिवाय ये वेस्ट के कठपुतली के अलावा ये कुछ और नहीं हो पाएंगे। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, लेकिन अब टीपी त्यागी सर, देखिए ये भी समझना होगा, क्योंकि अगर अगर हम एनएससी की बात करते हैं, यानी कि नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की, अमूमन देखा जाता है प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन अगर सेना के हाथों में ये चला जाए, सेना के प्रभाव में रहे, तो इससे न्यूक्लियर कमांड चेन कितना इससे प्रभाव करता है, कितना असर इसका देखने को मिलता है? देखिए, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का चीफ कौन हुआ? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है? इज जनरल मुनीर। यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड इज डायरेक्टली अंडर जनरल मुनीर। इट मींस हिज डिसीजन विल बी फाइनल। अब ये कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये अच्छे राजा के लिए भी एप्लीकेबल है और बुरे राजा के लिए भी एप्लीकेबल है, और इसीलिए लोग राजशाही को छोड़ के डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं, और जैसा नेपाल में हुआ भी। तो ये वाला आर्गुमेंट भी ठीक नहीं है। एब्सोल्यूट पावर किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। अब उसको तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जिसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पुराने उसके एक्शन से पता लग रहे हो। अब तो ऐसा लगता है मिलिट्री के हाथ में न्यूक्लियर पॉलिसीज, स्ट्रेटेजिक कमांड और बटन को दबाने की पावर आने का मतलब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो बचा कुचा लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र का भी वहां की सेना सामूहिक बलात्कार कर रही है। ये एक किस्म से डेमोक्रेसी वर्ड तो पाकिस्तान की जमहूरियत से हटा ही देना चाहिए। या तो आप अपने आप को कहिए कि मैं तानाशाह हूँ, और जो तानाशाह है वहां का नॉर्थ कोरिया का, उसकी भी जो मैंने एग्जांपल दी कि व्हाई ही इज इक्वल टू हिम इज दिस रीजन, कि क्या कोई उसे न्यूक्लियर अटैक करने से रोक सकता है? वो तो खुल्लम खुल्ला बोलता है, रोजाना मिसाइल टेस्ट करता है, रोजाना बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है, और बोलता है कि हमारे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर हम अमेरिका ने और साउथ कोरिया ने हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया, क्या वो ये बात वहां की पॉलिट ब्यूरो से पूछ के बोलता है? यानी कि ऐसे ही जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उसमें अकेला ये नहीं है, कुछ लोग और हैं ना, दे आर ऑल कठपुतली। तो इसलिए मैंने कहा कि ही इज लाइक द नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, यानी कि टोटल एब्सोल्यूट कमांड इसके हाथ में आ जाना। अब ये गलत, ये हिंदुस्तान के लिए कंसर्निंग इसलिए है। ये अगर इसी तरह की कोई पावर मान लीजिए किसी छोटे देश नेपाल, भूटान आसपास में कहीं आ जाती तो कोई परवाह नहीं है। इनके साथ में इसलिए है क्योंकि आतंकवाद और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना इनकी स्टेट पॉलिसी है, और वो स्टेट पॉलिसी नहीं, वो पहले दिन से है। वो एक जन्मजात इनके साथ ये लगा हुआ है कि हमें हिंदुस्तान का विरोध करना है, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। कई बार कोशिश कर चुके हैं, और अब जब ये न्यूक्लियर पावर इनके हाथ में आ जाएगी तो एक और प्रॉब्लम है। दरअसल में पाकिस्तान के पास, जैसे उनके एक मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास पाव पाव भर के बम है, आधा आधा केजी के बम है। उसने तो मजाक में कहा था, मगर ये सच है। हिंदुस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। हमने जो संधि की थी पुराने समय में, उसमें हमने अपने हाथ बांध लिए थे, और अब हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते उस संधि के मुताबिक। पाकिस्तान ने वो संधि नहीं की थी, लिहाजा उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मान लीजिए करीब 1 किलो न्यूटन का है, और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करता है बैटलफील्ड में। उसकी यील्ड कम होगी, उसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन पूरी की पूरी एक मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर एक जो फॉर्मेशन है जो अटैक के लिए जा रही है, उस पूरी को बैटलफील्ड पे खत्म कर सकता है। अब वो बात दूसरी है कि उसके बाद में उसका जवाब हम स्ट्रेटेजिक वेपन से दें,
क्योंकि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम उसका मैसिव जवाब देंगे। अब मान लीजिए हमने 100 किलो न्यूटन का जवाब दिया, तो वो जवाब देने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हमारे बीच में आ जाएंगे, नहीं सर नहीं ये हो गया, वो माफी मांगेगा, गलती करेगा, आगे नहीं करेगा, दुनिया भर के इवेंट बता जाएंगे कि इतना बड़ा आप एक्शन मत लीजिए। यानी कि ये जो टेक्निकल एडवांटेज है, ये एडवांटेज उस आदमी के हाथ में आ जाना जो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल करना चाहता है, ये एक खतरा है। अब बाकी जवाब लीजिए आप विदेश मामलों के जानकार से। लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझूंगी, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति के हाथ में सैन्य पावर भी है और अब जिस तरीके से परमाणु का प्रभाव भी एक व्यक्ति के हाथ में है, और अगर ऐसा होता है तो रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन की जो संभावना है उसको जरा आप समझाइए, किस तरीके से इसका हो सकता है असर? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में बात चल रही है और पाकिस्तान ने लगातार कोशिश कर रही है, ये समझ में आ गया है कि जो दिल्ली का ब्लास्ट है वो सीधे सीधे जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड सपोज वी डिसाइड कि हमें कोई एक्शन लेना है। अब हम उस एक्शन के अंदर, हमने तो लास्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर में बाई एयर एक्शन लिया था, इस बार हम नेवी से और ग्राउंड फोर्सेस से एक्शन लेते हैं। ग्राउंड फोर्सेस में मान लीजिए कोई अगर हमारा अटैक होता है और वो एक डिविजनल अटैक है, और उस डिवीजन के अंदर 3 ब्रिगेड है, वो बैटल फॉर्मेशन के अंदर है, बैटल फील्ड में है, और पाकिस्तान उनमें से किसी एक फॉर्मेशन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जब वो देखेगा कि मर गया और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो बिल्कुल इनका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, आप बने रहिए, आप दोनों, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी तमाम चीजें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान शासन से नाराज है और अब सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने की धमकी भी दे रहा है। वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, लेकिन तालिबान इनकार कर रहा है। पाकिस्तान ने ये चेतावनी तुर्की के अधिकारियों के माध्यम से तालिबान तक पहुंचाई है। पाकिस्तान की मेन जो नाराजगी है वो ये कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जबकि काबुल महीनों से ये दोहराता आ रहा है कि उसका टीटीपी से कोई संबंध है ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के प्रभावशाली नेताओं से संपर्क में है, और इसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, अशरफ गनी को से लेकर और अहमद मसूद और इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अब्दुल राशिद तक शामिल है। सूत्रों का यह दावा है कि पाकिस्तान इन नेताओं को अपने यहां पनाह देने की भी पेशकश कर रहा है ताकि वो इस्लामाबाद की जमीन से रहकर तालिबान शासन के खिलाफ आवाज उठा सके और सत्ता परिवर्तन की मुहिम को गति मिल सके। तो आपने देखा किस तरीके से अब जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या अब काबुल के साथ भी स्थिति खराब हो सकती है पाकिस्तान की? हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, क्योंकि अभी देखिए एक तरफ तो हम पाकिस्तान में तानाशाह को लेकर बात ही कर रहे थे, यानी कि जो शक्तियां बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये जो खबर सामने आ रही है यानी कि टीटीपी को लेकर या फिर पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, कैसे अब इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब पावर बढ़ी है अब मुनीर की, तो इससे कहीं ना कहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ के अंदर टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे की वजह समझाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए पुनीता जी, पहली बात तो त्यागी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ताकत ज्यादा किसी भी व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर तब जबकि व्यक्ति जहरीला हो और वह जहर जब बचपन से भरा हुआ हो, क्योंकि उनका पूरा परिवार और उनकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो काफी रिलीजियस रही है, और आपने देखा है कि वे तमाम भाषणों की शुरुआत ही किसी कुरान की आयत से करते हैं जिसका कोई एक तरफा मतलब होता है। तो सिर्फ मुनीर साहब का वहां के ताकत में आना पाकिस्तान की जनता के लिए भी ठीक नहीं है। कारण ये है कि वो पूरी तरीके से पश्चिमी ताकतों की कठपुतली की तरह काम करेंगे, और ये उनकी मजबूरी भी रहेगी। मजबूरी इसलिए रहेगी कि सेना में करप्शन काफी ज्यादा है, और वह तभी करप्शन कर पाएंगे जब वेस्ट के यहाँ से हथियार आए और पैसे का काफी बड़ा आदान प्रदान आए। भारत के लिए 3 संदर्भों में आपने मुझे जो सवाल किया है
उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। पहला ये है कि त्यागी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भारत के पास पर्याप्त है। जब अब्दुल कलाम साहब ने जो किए थे बम धमाके, तो उसके जी। पीछे यही वजह थी कि भारत को कुछ ऐसे छोटे छोटे परमाणु हथियारों की जरूरत थी जो बड़ा विनाश न करें, पर हाँ छोटे लेवल पर जो क्षेत्र को प्रभावित करने की ताकत में हो। दूसरी बात यह है कि ये सारे वेपन्स बनाने के लिए अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उसके लिए असल में धमाके करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा काम कंप्यूटर डेटा एनालिसिस से ही हो जाता है, और लेबोरेटरीज में या वहां पे कमरों में बैठ के हम एक न्यूक्लियर वेपन का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। उसके लिए असल में धमाके करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि इजराइल के मामले में कह सकते हैं जी। कि उन्होंने ऐसा कर रखा है और उनके पास वो परमाणु ताकत है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में हमें पूरा आत्मविश्वास रखना चाहिए। पाकिस्तान उसके कहीं आसपास भी नहीं है। अब हम अफगानिस्तान की तरफ बात करते हैं। यह बात सही है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, और आपके और हमारे अनुमान के ठीक उल्टा पूरी पश्चिमी ताकतें ऐसा चाहेगी, क्योंकि वहां पे बगराम एयरपोर्ट के कब्जे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था। अफगानिस्तान शीत युद्ध वाला दौर वापस आए, और अमेरिका ये चाहेगा कि शीत युद्ध वाले अपने दोस्त को वापस अपना करीबी दोस्त बना के अफगानिस्तान में अपनी राजनीति को हवा दे, और पाकिस्तान चंद डॉलर्स के लिए अपने जनता के हितों को और इस क्षेत्र की शांति को अमेरिका के हाथों गिरवी रख देगा। और अफगानिस्तान में वो सत्ता परिवर्तन करना चाहेंगे ताकि एक कठपुतली सरकार बन सके, और वहां से 3 देशों को कब्जा कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें चीन आता है, रूस आता है, और भारत भी एक उभरती ताकत है। अमेरिका और पश्चिम को उससे भी खतरा है, चाहे वो सीधे सीधे तौर पे बोलना नहीं चाहता है, पर डिप्लोमेसी में वैसे कहते भी हैं कि जब आपके सर में दर्द होता है तो आप कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। तो भारत के खिलाफ भले ही बयानबाजी ना होती हो, पर सतर्कता वहां पर भी है, और वो हमेशा ये चाहेंगे कि भारत कभी भी एक बड़ी ताकत के रूप में ना उभरे। वो चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच में कोई ना कोई मामला हो जाए ताकि अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स कर सके। पाकिस्तान की जनता का तो शुरू से ही दुर्भाग्य रहा है। 1947 के बाद में ही जो एक मजबूत देश बन सकता था, उन देशों ने आपस में अपनी ताकतें खर्च की है। एक बड़ा संसाधन भारत चीन से भी ज्यादा मजबूत आज देश हो सकता था, पर आपसी लड़ाई में करोड़ों रुपयों के बर्बाद ने, और वो सारा का सारा हथियार खरीदने के नाम पर वो पैसा पश्चिम में गया है। इसलिए पाकिस्तान की जनता का तो दुर्भाग्य ही रहा है कि उसको आसिफ मुनीर जैसे तानाशाह मिले, और वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। तो ये वाकई पाकिस्तान के लिए और इस पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। बिल्कुल देखिए, ताकत बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से नाकाम साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए टीपी त्यागी सर, और अरविंद सर आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।